बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात होगी, रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब की बात होगी, अपोजिशन जमातों के मुत्तहिद होने की बात होगी, PDM के होने वाले जलसों की कि किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब हर बंदा ये दावेदार है कि उसके पास मुल्क में कौम की जो एक अक्सरियत है वो उसके जलसे जुलूसों में होने के असरात नज़र भी आ रहे हैं और दावे भी नज़र आ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पे जो अपोजिशन एक दूसरे पर वार कर रही है और इस वक्त जो मुत्तहिद हैं वो वहाँ पे मुखालिफ भी हैं और साथ पे शिकस्त के दावे भी किए जा रहे हैं और साथ धांधली के दावे भी किए जा रहे हैं। इस सब के पीछे क्या हकीकत है, क्या फसाना है, बात होगी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी सेक्रेटरी इस्लामाबाद जनाब अहमद जवाद साहब। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच साकिब। जवाद साहब, मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगा, आखिर क्या वजह है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उसकी पॉलिसीज़ हमें नाकाम होती नज़र आ रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन कह रही है, चाहे वो पार्लियामान में बात की जाए या PDM के साथ होने वाले जलसों की बात की जाए। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम के दौरान आपके वज़रा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर भी बहुत तनकीद की जा रही है। तो क्या कहिए कि क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ नाकाम हो चुकी हैं? साकिब, पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का जमहूरी हक है कि वो हुकूमत के ऊपर तनकीद करे, बिल्कुल ठीक है, वो तनकीद करें, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर करें, वो क्वेश्चन पोज करें, कोई एतराज़ नहीं है उसको। अब जहाँ तक हुकूमत की परफॉर्मेंस का अगर आप मेरे से पूछते हैं तो आज की तारीख में इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्वार्टरली जो है दुनिया में जो भी करेंसीज होती हैं उनकी रेटिंग्स जो है वो इशू की जाती है और एशिया में इस वक्त तीसरे नंबर पे पाकिस्तान रुपी, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको रेट किया गया नंबर 3 स्ट्रॉन्गेस्ट राइजिंग करेंसी के तौर पे। ठीक है। और उसका सबूत आप देख भी सकते हैं कि चंद महीने पहले 168 से बल्कि 170 तक टच कर गया था और आज जो है आपका रुपया जो है डॉलर के अगेंस्ट जो है 158 पे आ चुका हुआ है। ये तो एक क्लियर इंडिकेटर बताता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकॉनमी की क्या सूरत हाल है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप फॉरेन रेमिटेंस की तरफ जाएं तो सितंबर के महीने में पाकिस्तान की सितंबर से कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो तारीख की हाईएस्ट सतह पे थी, तकरीबन 30% इंक्रीज़ था पास्ट ईयर से। ठीक है। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो वहाँ पे भी आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आती है। अगर आप एक्सपोर्ट्स की तरफ देखें तो आपको जो इस पिछले 2-3 महीने के जो फिगर्स आए हैं उसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जो तनासब है बढ़ने का वो बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में भी बेहतर है। और आपको ये भी ज़हन में रखना होगा कि इस वक्त कोरोना के पिछले जो 8-10 महीने हैं उसमें दुनिया की इकॉनमी जो है तकरीबन 14 से 15% श्रिंक हुई है। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क जो है उसकी 23% इकॉनमी जो है वो श्रिंक हुई है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अगर पाकिस्तान में उसका रुपया जो है मजबूत हो रहा है, उसके फॉरेन रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है, उसका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर परफॉर्म कर रहा है, अगर उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, अगर उसकी इंपोर्ट्स में कमी हो रही है, अगर उसका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2003 की वैल्यू के ऊपर अगर पहुंच गया है, हाईएस्ट लोएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इतना कभी भी नीचे नहीं आया कि माइनस में इवन चला गया है, तो ये एक पाकिस्तान की इकॉनमी और इस हुकूमत की पॉलिसीज़ का एक मुंह बोलता सबूत है। इसमें जो एतराज़ महंगाई के हवाले से है उसमें भी यकीनन मैं ये समझता हूँ कि अगले 2-3 महीनों में आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अच्छा, जैसे इसमें गन्ने की क्रशिंग जो है वो आज की तारीख में उसका आगाज़ हो गया है। इस दफ़ा इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी गई है कि गन्ने की क्रशिंग से लेके चीनी का मार्केट में आने तक जो है जो पिछले साल जो कार्टेल्स के हवाले से जो शिकायत थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई डेफिशिएंसीज थी, गैप्स थी, इस दफ़ा इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा ताकि जो है दोबारा चीनी का बुरान पैदा ना हो। अच्छा, जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं और लग तो ये रहा है जो बातें आपने की हैं
नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ सही सिमत में जा रही हैं, ये आप बता रहे हैं जो हमें नज़र आ रहा है, जो बार ये फिगर्स इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, नेशनली अवेलेबल हैं, मेरे अपने घड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी ऐसी कोई बात नहीं घड़े हुए, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत कुछ ना कुछ काम कर रही है, ये वो काम है जो आपने बताए हैं। लेकिन अगर जैसे आपने खुद कहा कि महंगाई की, आपने कहा कुछ चीज़ें हैं जो महंगी होती जा रही हैं, अब कुछ चीज़ें रिमाइंडर देने की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसे आपने चीनी की बात की तो मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन साथ आप ही की दौरे हुकूमत में बिजली के निर्ख कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फी यूनिट 15-16 रुपये को टच कर रहा है। बताना चाहूँ मैं जी मैं बिल्कुल आपके इस पे आप जवाब आपसे लूँगा। साथ पेट्रोल के प्राइसेस आप देख लीजिए कि पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ जाते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट की अगर मैं बात करूँ तो 14% तक ये पहुँचा हुआ है और फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 27% तक जा पहुँचा हुआ है। आपकी हुकूमत बार बार दावे ज़रूर करती है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, आपने मुसाफिर खाने बनाए, आपने लंगर खाने बनाए, लेकिन उन लंगर खानों के अलावा भी 22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। फवाद साहब किस तरह तमाम चीज़ों को आप देखेंगे, जवाब साहब क्या जवाब देंगे? इमरान खान साहब चाहे वो टाइगर फोर्स की बात की जाए, बहुत है कुछ करने को बताने को, लेकिन इतना वक्त नहीं है और आप लोगों के पास अब शायद अब वक्त नहीं है। जैसे हमने हाल देखा था साइकिल का, कहीं ऐसा तो नहीं यही हाल बल्ले का हो जाएगा? साकिब देखें, जब भी हम किसी भी हुकूमत की अगर आपने परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है, जाहिर है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप इकॉनमी में आप ये देखते हैं कि उसके फॉरेन रिजर्व में कितना इजाफा हो रहा है, उसकी लोकल करेंसी कितनी मजबूत हो रही है, उसका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है खसारा वो कितना है, उसकी एक्सपोर्ट्स की क्या ट्रेंड है, उसकी इंपोर्ट्स का क्या ट्रेंड है, मुल्क के अंदर फूड इन्फ्लेशन जो आपने जिक्र किया है उसकी क्या सूरत हाल है। तो देखें जो मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं इसमें अगर आप देखें तो मोस्टली जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं और उसको इंटरनेशनल एजेंसीज ही रिलीज़ कर रही हैं। लेकिन आप ही इंटरनेशनल एजेंसीज माज़रत के साथ IMF ने आपका प्रोग्राम सस्पेंड किया हुआ है और तकरीबन पूरा साल ही हो गया, तो उसकी वजह भी यही है कि पॉलिसीज ही नाकाम हो रही है सर। नहीं, IMF ने सस्पेंड नहीं किया, IMF ने जो हमारे लोन्स थे उनको रीस्केड्यूल किया, जो कि एक रिलीफ दिया है कोरोना की वजह से, और आई थिंक उससे ज़ाहिर है कि हमें भी थोड़ा सा और रिलीफ मिल गया कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को और बेहतर अंदाज में चला सकें। तो आई थिंक उससे तो हमें रिलीफ मिला है और हम अपनी अगली केस जो हमने अदा करनी है उसके लिए हम ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ अगर हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर अगर फोकस करके गवर्नमेंट के तमाम अच्छे इक़दाम जो कि इंडिकेटर्स की शक्ल में मौजूद हैं उनको हम इग्नोर करें तो वो ज़्यादती होगी। हमें एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट देखना होगा कि अपोजिशन का, जैसे मैंने आपसे कहा, उनका जमहूरी हक है कि वो करें, तनकीद करें, वो उनको यही कहना चाहिए कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि यही उनका एक तर्ज अमल अपोजिशन, लफ्जी अपोजिशन से निकला हुआ है, तो उन्होंने तो यही करना है। लेकिन ये है कि जाहिर है कि हमारा राइट है कि हम अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से स्टेटिस्टिक्स पेश करें। मैं कोई भी चीज़ें जो बयान कर रहा हूँ वो कोई ऐसी नहीं है कि मैंने इख्तरा की हैं या मैंने कोई कैलकुलेशन करके निकाल के रखती हैं। ये या तो कहीं किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से आई हैं या स्टेट बैंक से आई हैं या पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स जो ब्यूरो है वहाँ से आई हुई हैं। तो ये सारी वेल एस्टेब्लिश चीज़ें हैं, मैं कोई अपने उससे नहीं बता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में बेहतरी आई है। और लेकिन अगर हम, अब आपने उसमें जिक्र किया था बिजली की प्राइसेस का, देखें जो कि 90 की दहाई में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने IPPs किए, एक इंतहाई जिसे कहते हैं, अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो इस मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म जो है ना वो किसी ने नहीं किया होगा जो IPPs वाला हुआ था। उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए उसमें उनको हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई। आपने खरीदनी है बिजली और फिर उनके जो रेट्स हैं उसको जिस तरह ऑयल के साथ अटैच किया गया, आप 26 सेंट तक गए हैं, अभी भी आप 22-23 सेंट पे उनको कहीं आपको पे करना पड़ता है उन एग्रीमेंट्स को। PTI तो उन एग्रीमेंट्स को रिवाइज करने की अब कोशिश कर रही है। और ये वो पिछले 15 साल हैं कि जिसमें बिजली को कम नर्ख में पैदा करने के लिए जो कि क्या ऑप्शंस थी उस टाइम से लेके आज तक, कोयले के हवाले से जब पूरी दुनिया कोयले की तरफ चली गई थी हाइडल के बाद, तो हम जो था वो ऑयल बेस्ड जो है वो हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे थे कि जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन, और आज भी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं और इसी को सर्कुलर डेट कहते हैं। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन बात ये कि सारी बातें जो हैं ये बड़ी पुरानी होती जा रही हैं कि चाहे पावर सेक्टर पे किसने क्या कहा और IPPs की आपने बात की है, ये सारी वो बातें जो गुज़िश्ता अरसे से चलती आ रही हैं। अब तो मामला ये है कि हुकूमत जब आपकी आई थी, आपने एक पॉलिसी बनाई थी, आपने एक सिस्टम बनाया था, आप ही के जो लीडर हैं और इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर बिल जलाए थे
और ये दावे किए थे कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने तो बाकायदा सिविल मार्शल लॉ की बातें भी कर रहे थे। सॉरी, अब ये कैसे मामला बेहतर होंगे? साकिब, अब ये बिजली का एक मसला ऐसा है कि जो कि अगर आपने 18 साल से इस मुल्क में जो बिजली की कैपेसिटी है, लेट से 20,000 अगर आपकी मेगावाट है, जो कैपेसिटी आपने इंस्टॉल की हुई है, अब ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिन एग्रीमेंट्स की बेसिस पे हुई है, ऑयल बेस्ड है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों का डायरेक्ट उसमें अमल दखल है, अब इसको आप ओवरनाइट तो नहीं कर सकते। ये तो कोई 2 साल में ये चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। अब हुकूमत ने सोलर की तरफ और विंड की तरफ जो जाना शुरू किया है, उसके असरात ज़ाहिर है कि आपको 2-3 साल के बाद पता चलेंगे। हाइडल में हमने 3 डैम्स जो हैं 1968 के बाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा 3 डैम्स जो हैं उनका आगाज़ एक साथ हुआ है। उसके रिजल्ट्स आने में तो आपको 7-8 साल लग जाएंगे। जब वो डैम कंप्लीट होंगे, वो आपको सस्ती बिजली देना शुरू करेंगे। सोलर के प्रोजेक्ट्स और विंड के प्रोजेक्ट्स, ये 2-3 साल में इनका रिजल्ट आएगा। उस वक्त तक तो पहले भी चल रहे थे विंड के प्रोजेक्ट, थर्मल में आपने जी मैं बता देता हूँ। पहले जो था सोलर का एक प्रोजेक्ट जो है पूरे PMLN के टेन्योर में जो है, जो कि बहावलपुर के करीब लगाया गया था, वो प्रोजेक्ट जो है आज आप जाके अगर उसका मुआयना कर लें तो वो एक तो उसको जो रेट कोई 18-20 सेंट के ऊपर वो डिसाइड हुआ था, वो अपनी कैपेसिटी से भी 1/3 पे शायद इस वक्त चल रहा है। तो सोलर के हवाले से तो कुछ भी नहीं किया। ये वही टाइम था कि जब इंडिया दुनिया में सोलर मैन्युफैक्चर करने के वाले से 2nd नंबर पे आ गया। उसकी सोलर और विंड की इसी टाइम पीरियड के दौरान, जिस टाइम पीरियड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसके अंदर 80,000 मेगावाट बिजली इंडिया ने सोलर और विंड से पैदा करनी शुरू कर दी, और आज की तारीख में 80,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर रही है। हमें कितने हज़ार मेगावाट मिली वहां से, और वहां पे सोलर जो है आज 3 और 4 सेंट के ऊपर, विंड एनर्जी आपको 3-4 सेंट के ऊपर आपको मिल रही है, और हम वही बिजली जो है वो 18-20-22 सेंट के ऊपर खरीद रहे हैं आवाम को सब्सिडी दे के। तो ये तो हुकूमत नहीं इसको, इस इंस्टॉल कैपेसिटी को, ये 20,000 इंस्टॉल कैपेसिटी, इसको ओवरनाइट तो नहीं रिप्लेस कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि ये सब मलबा भी जो है वो मलबा नहीं है, ठीक है। इसको चेंज करने में टाइम लगेगा। हमने वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं गलत किए, जिसकी आज हम सजा भुगत रहे हैं, और कुछ अर्सा में भुगतनी पड़ेगी जब तक कि ये हम रिप्लेस नहीं करते एनर्जी के सोर्स को, उसके नए एग्रीमेंट्स, उसके नए रेट्स। जवाब साहब, एक मुख्तसर सा ब्रेक लूंगा। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो इसी मौजू को यहीं से शुरू करेंगे, कुछ पाकिस्तान की सियासी सूरत भी बात करेंगे। स्टे विद अस। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा किया? माजी के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की तरक्की में संवार पैदा किया या फिर बिगाड़? वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जिस तरह अहमद जवाद साहब बड़ी दिफा कर रहे हैं अपनी हुकूमत का, अपनी हुकूमती पॉलिसियों के, और जैसे उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो मस्बत इशारे हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जो दावे कर रही है और जो आवाम चीख रही है वो शायद अपनी जगह पर मौजूद है। जवाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने ठीक है जो आपने पॉजिटिव मस्बत इशारियों की बात की है, हुकूमत की पॉलिसीज़ की बात की है, अब थोड़ा सा ये फरमाइए कि पाकिस्तान की सियासत की अगर बात करें तो सियासत में हमें ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, जिन्हें बार बार ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं या ये दावे किए जाते हैं कि जी ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं है। बहरहाल ये तो हमने भी देखा है कि किस तरह वोट कास्ट हुए, किस तरह वोट इलेक्ट हो के जो है वो वज़ीर ऐवान में पहुँचे हैं। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म साहब के ऊपर जो तनकीद की जा रही है और अपोजिशन जो तनकीद कर रही है, बिलखुसूस अगर अफवाज पाकिस्तान की बात की जाए, इमरान खान साहब ने जैसे एक बयानिया दिया था कि नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, तो ये सारी तकरीर उनकी कौन लिख रहा है? क्या आज भी वो ये समझते हैं कि वो अपोजिशन लीडर हैं या अपोजिशन में हैं, हुकूमत में नहीं है? क्या कवानीन पाकिस्तान के या बरतानिया के या दीगर वाले कवानीन से खान साहब इस वक्त जो है वो बिल्कुल भी आशना नहीं है? देखें साकिब, पहली बात ये सिलेक्टेड और इलेक्टेड वाली, 2008 का जैसे इलेक्शन हुआ, 2013 का जैसे इलेक्शन हुआ, उसी तरह से 2018 का इलेक्शन हुआ, और जिस इलेक्शन कमीशन के अंडर हुआ वो अपोजिशन की 2 बड़ी पार्टीज़ जो हैं
उनका सिलेक्ट किया हुआ इलेक्शन कमीशन था, उसका चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, और उनका दौरे हुकूमत था, जिसके बाद इलेक्शन ये 2018 के हुए। तो इन इलेक्शंस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि 2013 के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन की कोर्ट्स में, हर जगह के ऊपर पूरे मुल्क में जो है सबूत के साथ जो है वहाँ पे दरख्वास्तें दायर की कि इन इलेक्शंस में ये आरओ इलेक्शन जिसे आपको पता है इनफेमसली कहा जाता है, तो उन इलेक्शंस के हवाले से तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे। 2018 का इलेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि कोई एक हलका जिसको कि अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, PMLN ने उसको इलेक्शन कमीशन में कॉन्टेस्ट किया है विद एविडेंस, हाई कोर्ट में कॉन्टेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्टेस्ट किया है, सिर्फ ये कह देना जो है मुनासिब नहीं है कि आप कहें जी के सिलेक्टेड है। आप इलेक्शंस के ज़रिए आप सिलेक्ट हों तो आप कहते हैं इलेक्टेड हैं, हम अगर उसमें इलेक्ट हों तो आप कहते हैं सिलेक्टेड हैं, तो ये इंसाफ नहीं है। ये 2018 उसी सिस्टम के तहत ये इलेक्शन करवाए गए और उसी सिस्टम के तहत PTI ने उन दो बड़ी जमातों को शिकस्त दे के वो हुकूमत में आई। तो मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करूँगा। और इसके अलावा दूसरा आपका सवाल किस चीज़ के बारे में था? मैं दूसरा आपसे ये बात कर रहा था जो तनकीद की जा रही है फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर, और ये मौजूदा दौर में ज़्यादा हुई है, जिस तरह हमने देखा कि नवाज़ शरीफ के बयान की बात की जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें साकिब, नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है, अगर एक लम्हे के लिए इसको आप अस्यूम कर लें कि अदारे जो हैं 72 सालों में जो हैं वो अपने जो उनका एक स्कोप है, एक डोमेन है, उससे उन्होंने एक्सीड किया है, अगर एक लम्हे के लिए हम ये एक्सेप्ट कर लें, तो सवाल ये पैदा होता है कि 72 सालों में उनको 2020 में ये याद आया कि अदारे जो हैं वो अपने डोमेन से बाहर निकल के काम कर रहे हैं, या इस मुल्क का जो है वो उनका रोल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो अपने 3 दौरे हुकूमत में वो इस इशू को सामने लाते, पार्लियामेंट में लेके आते, कानून साजी करते, इन अदारों के ऊपर जो उनको एतराज़ात थे उनको फिक्स करते, बजाय इसके आज जब वो ये चीज़ कहते हैं, देखें क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आप हार चुके हैं, आप अपोजिशन में हैं, उसके बाद फिर आप कन्विक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप भाग जाते हैं लंदन, तो कन्विक्शन के बाद और उसके बाद आप एब्सकॉन्डर होने के बाद आप अगर वहाँ से ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी के अदारों का ये मसाइल हैं, तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती उस स्टेटमेंट की। ये चीज़ें आपको अपने दौरे हुकूमत में फ़िक्स करनी चाहिए थी, अगर आप समझते हैं कि ऐसा हुआ था। आज जो है इसको इस तनाज़र में देखा जाएगा कि आप चूँकि अब अपने सर्वाइवल की, अपनी सियासी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो इसलिए आप ये बयानियाँ नशर कर रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा एहतसाब के हवाले से, क्योंकि अब बातें बहुत दूर तक जा रही हैं और अब लग यही रहा है, और हकीकी तौर पे यही लग रहा है कि एहतसाब का जो प्रोसेस है, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि करप्शन से फ्री पाकिस्तान बनाना है, तो लग ऐसा रहा है कि जो अपोजिशन का बयानिया था उसको तक़वियत मिल रही है, जिस तरह अब नज़र आ रहा है। जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में कहा गया था कि जब वो यहाँ पे मुशीर इतलात थी तो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उसके बाद उन्हें हटाना पड़ा। अब क्या वो ग्रीन चिट उन्हें मिल गई हुई है, एहतसाब नहीं हुआ उनका, वो वहाँ पे पंजाब में जाके वजारत बैठ गई हैं वज़ीर इत्तलात के ओहदे के ऊपर। साथ अगर जहांगीर तरीन साहब की बात करें, चीनी कमीशन के हवाले से बहुत बातें की जा रही थी, तो उनका हमने वाजाना इस्तकबाल देखा। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो इस वक्त मौजूद हैं भी और नहीं भी, लेकिन हमें सिर्फ जो एहतसाब नज़र आ रहा है, जो अपोजिशन कहती है उसके बयान को तक़वियत मिली है कि ये वन साइडेड एहतसाब है। तो फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात करें या फिर जहांगीर तरीन साहब की, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें साकिब, एहतसाब किसका होना चाहिए? उसी का होना चाहिए ना जो पिछले 30 साल से हुकूमत में बार बार आए हैं। PTI का तो एहतसाब नहीं होना ना। नहीं, यहाँ मैं तो ये पहली लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे जहांगीर तरीन साहब भी हुकूमत में, और PTI के अंदर अगर ऐसे लोग हैं जैसे जहांगीर तरीन है या फिरदौस आशिक हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये 2018 से पहले किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, या ये 2013 से पहले किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, क्या ये 2008 से पहले किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे? अगर इनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस थे तो इन हुकूमतों के दौरान इनके ऊपर फिर चार्जेस लगाए जाते।
आज आपने जो काम खुद नहीं किया, अब आप हमें ये कह रहे हैं कि जी इनको आप जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी करें। नहीं, लेकिन फिरदौस साहिबा का तो जवाब साहब आपने खुद देखा था, आप ही के दौर में उनके ऊपर ये इश्तिहारों के करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे। देखें, हुकूमत की तरफ से तो ऐसा कोई बयानिया या स्टेटमेंट नहीं आई थी। हाँ, स्पेकुलेशन ज़रूर हुई थी जो मीडिया में होती है या सोशल मीडिया में होती है, उसको मैं कोई ऑथेंटिक नहीं समझता। ठीक है। मैं रिकॉल करूं तो कोई हुकूमत की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी कि उनके ऊपर कोई करप्शन की वजह से उनको डाला गया। एक परफॉर्मेंस का इशू है जो कि एक टीम का कप्तान जो है अपनी टीम में तब्दीली कर सकता है कि अगर किसी के परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है या वो उसको किसी और तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो उसका टीम कैप्टन का हक है कि वो उसमें चेंजेस कर ले। अच्छा, लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात को अगर हम देखें, हुकूमत इंतखाबी मुहिम ज़ाहिर है वो अपना सिस्टम पूरा चला रहे हैं, अपोजिशन अपना कर रही है, लेकिन अपोजिशन वाज़ेह तौर पर बार बार धांधली हो रही है और वोट को बचाओ, मुहिम बचाओ, इस तरह के इल्ज़ामात और दावे भी लगा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं, क्या इसमें हकीकी जो उनकी एक थॉट है कि धांधली का अंसर नज़र आ रहा है उन्हें, उसके लिए हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है ताकि उनका ये प्रेशर कम हो सके? देखें, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें इलेक्शन से पहले भी धांधली के इल्ज़ामात लगे हों और इलेक्शन के बाद भी लगे? तो ये तो एक आदत भी बन चुकी है। अब दूसरी तरफ अभी इलेक्शन होने और सबके सामने होंगे, जितना फोकस इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को मिला, मेरा ख्याल है ये बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इससे गिलगित बल्तिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है, उसकी अहमियत है उस रीजन की, सी पैक के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से, जियो स्ट्रेटेजिक उसकी जो इम्पोर्टेंस है, तो वो उसको काफ़ी जो है अहमियत मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। और तीनों पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इसके नताइज के हवाले से आज की तारीख में मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि गैलप और पल्स कंसल्टेंट ने जो 2 सर्वे आज उनकी रिपोर्ट्स हैं, दोनों सर्वे में एक में 41% और एक में 42% जो है नंबर 1 के ऊपर इमरान खान है मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पे, नंबर 2 पे एक में 32% और एक में 26% जो हैं वो बिलावल हैं, और तीसरे नंबर पे मियां नवाज शरीफ हैं जो कि 14% और 16% के साथ हैं। तो पीटीआई जो है इन सर्वेस के मुताबिक जो है इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वहाँ पे नज़र आ रही है, लीड कर रही है। ये सर्वेज है। अब इलेक्शन रिजल्ट जो है वो भी सबके सामने आ जाएगा। और जहाँ तक जलसों का ताल्लुक है तो जलसे पीटीआई के भी बहुत मुतासर किन हैं, और अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने भी अच्छे जलसे किए हैं तो ठीक है, उनका भी वोट बैंक होगा। ये तो नहीं मैं कह रहा कि उनका वोट बैंक वहाँ पे नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन में कौन जीता है फिलहाल सर्वे की बुनियाद पे और जो हमें नज़र आ रहा है, हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक क्लियर मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीतेगी। जवाब साहब, आपने, क्योंकि मैं वाइंड अप करना चाहता था, लेकिन एक सवाल फिर मुझे ध्यान में आया आपकी बातों से कि आपने जलसों की बात की है। कोरोना को हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ऐसे में इंतखाबाती मुहिम का चलना, फिर जलसों का होना, फिर पीडीएम अपने जलसे कर रही है, वो एक अलग बात है, तहरीक इंसाफ भी कर रही है। तो ये जलसे होना, फिर कोरोना का फैलना, लेकिन कोरोना फिर मईशत को नज़रअंदाज कर रहा है। आप लोगों ने स्कूल बंद करना शुरू कर दिए हैं, शादी हॉल्स बंद कर दिए हैं, छोटे कारोबार बंद होना शुरू हो गए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जलसे नहीं रोके जा रहे। इंतखाबी मुहिम को उस तरह मतलब उसको मुतासर नहीं किया जा रहा। इसकी क्या वजह है कि जहाँ सियासत होती है वहाँ कोरोना नहीं होता, जहाँ मईशत होती है वहाँ कोरोना होता है? साकिब, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना जो है जिसने इफेक्ट किया, उस मुल्क का नाम है अमेरिका। और वहाँ पे उनके जनरल इलेक्शन जो हैं इसी टाइम पीरियड में हुए। आज की तारीख में 1 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे कोरोना पेशेंट्स हैं, नंबर 1 के ऊपर है। उन्होंने देखें, अब हमें कोरोना के हवाले से उस एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पहुँचना होगा कि जहाँ पे हमने SOPs को फॉलो करना है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है और ज़िंदगी का पहिया जो है उसको चलाते रहना है। ठीक है, क्योंकि अब ये इसको मज़ीद स्ट्रेच और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता कि जिससे आपकी इकॉनमी के ऊपर, यानी जान से ज़्यादा सियासत नहीं, ये सियासत नहीं है, ये एक बैलेंस है, और इस बैलेंस को बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। मैंने आपको अमेरिका की इसलिए एग्जांपल दे दी कि उन्होंने अपना जनरल इलेक्शन इसी टाइम पीरियड में करवाया है कि जब रोज़ाना उनके 60,000 70,000 पेशेंट्स कोरोना के रोज़ाना की बुनियाद पे आ रहे थे। तो उन्होंने तो नहीं कोई अपने इलेक्शंस बंद किए, और उनके इलेक्शंस की जो आपने
जलसे जुलूस थे वो भी आपने देखे होंगे, और उसके बाद पोलिंग स्टेशंस के ऊपर लंबी लंबी लाइनें भी आपने देखी होंगी। सर उन्होंने वैक्सीन भी बना ली है, पाकिस्तान तो वैक्सीन भी नहीं पहुंची अब तक। देखें वैक्सीन, पहली बात तो ये है कि वो एक जर्मन और अमेरिकन कंपनी का है जिन्होंने मिलके वो बनाई है। उसके 90% उनके अभी तक नताइज ठीक हैं, अभी उसके बनने में टाइम लगेगा। वो एक प्रोसेस होता है, वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर उसकी मास प्रोडक्शन होती है। तो अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं, और इसमें और ममालिक भी, चाइना भी उसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है। और जब ये वैक्सीन आ जाएगी, जो कि अब लग रहा है कि अब शायद अगले चंद महीनों के अंदर उसकी प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी, तो ये एक उम्मीद की किरण है कि अब अगर जब कोरोना की सेकेंड वेव आई और बड़ी तेज़ी से वो फैल रहा है, तो हो सकता है कि अगले चंद महीनों में वैक्सीन हमें अवेलेबल हो जाए। चलें, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब, जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी हुकूमत की पॉलिसियों का दिफा किया। और बार पूरे प्रोग्राम में मैंने कोशिश की कि इसे कोई ऐसी चीज़ निकलवा लूँ कि जहाँ कह सके कि हाँ यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आ रही है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि सियासतदान बड़े सोचे समझे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जवाद साहब ने खुद कहा कि हुकूमत इस वक्त मस्बत अशारियों के साथ आगे बढ़ रही है। महंगाई की, ठीक है महंगाई है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत अपने इकदाम पर भी जायज़ा ले रही है। अब देखना ये कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की हुकूमत क्या करती है, क्योंकि लग तो ये रहा है कि जिस तरह हमने पतंगों को कटते देखा है, साइकिल को पंक्चर होते देखा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा इंतखाबात में इमरान खान साहब जब वोट लेने जाएँ तो उन्हें फिर ये सुनने को ना मिले कि आपने कितने कर्जे उतारे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कितना एहतसाब किया, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि जरदारी मुल्क से बाहर गए, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गया। फ़र्क अगर पड़ता है तो जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, जिन्हें अच्छी सेहत नहीं मिली, जिन्हें अच्छी तालीम नहीं मिली, तो इमरान खान साहब क्या जवाब देंगे, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।